नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम लोग बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम में अति लघु उत्तरीय प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। पर्यावरण पर आधारित उपागम बताइए। उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में रहता है। वह भौतिक जगत का एक भाग है। वह एक सामाजिक प्राणी है और उसे विरासत में एक संस्कृति होती है। वातावरण आधारित में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक महत्ता तो है ही, साथ ही इसमें क्रिया आधारित उपागम भी शामिल है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण का संधि विक्षेप करें तो परि धन आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। चारों तरफ से घिरा हुआ को हम पर्यावरण कहते हैं। उपागम का मतलब होता है साधन। पर्यावरण दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। भौतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण वह होता है जो मनुष्य के द्वारा सुख सुविधाओं के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, उसे भौतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति के द्वारा स्वयं मनुष्य को उपभोग करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, वह प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं। कृत्रिम पर्यावरण जो मनुष्य के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं, ऐसे पर्यावरण को कृत्रिम पर्यावरण कहते हैं। सामाजिक पर्यावरण जो मनुष्य समाज में एक दूसरे व्यक्तियों से अंतःक्रिया करने के लिए वातावरण निर्मित करता है, उसे हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण मनुष्य के पहनावा, रहन सहन, वेशभूषा को हम सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के कई साधन हैं, कई उपागम हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्यवहारवादी उपागम क्या है। उत्तर है पाठ्यक्रम के इस उपागम का आधार व्यवहारिक मनोविज्ञान है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हुए पाठ्यक्रम के प्रारूप को विकसित किया जाता है। छात्रों के अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसे व्यवहारवादी उपागम कहते हैं। व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी साधन जो है दोस्तों, व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित होता है। इसमें छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दबे समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा में किन दक्षताओं को बताया है। दबे समिति ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए भाषा में न्यूनतम अधिगम स्तर निम्नलिखित बताया है। देखिए दोस्तों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना व अवबोध, कार्यात्मक, व्याकरण, स्व अधिगम, भाषा प्रयोग, शब्दावली, नियंत्रण, मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर में दबे समिति ने इतनी बातों को बताया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, न्यूनतम अधिगम स्तर का सूत्र बताइए। उत्तर है न्यूनतम अधिगम स्तर बराबर गुणवत्ता प्लस क्षमता। न्यूनतम अधिगम स्तर मिनिमम लर्निंग लेवल। अगला प्रश्न है आपके सामने, न्यूनतम अधिगम स्तर किसे कहते हैं। उत्तर है प्रारंभिक शिक्षा में सभी बच्चों द्वारा दक्षताओं को परंपरागत के स्तर तक प्राप्ति को न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं, मिनिमम लर्निंग लेवल। न्यूनतम अधिगम स्तर उसे कहते हैं कि बच्चों को इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए, इतना अधिगम उसे अवश्य होना चाहिए कि वह जीविका चलाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए अधिगम कर सके, सीख सके, जिसे मिनिमम लर्निंग लेवल कहते हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, संरचनावादी उपागम क्या है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से लगाया जाता है जो रटने से दूर जाती है। अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल पाठ्यक्रम में कुछ नवाचारों का समावेश करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ज्ञान को भांति प्रकार से समझना, उसे प्रदान करना ही संरचनावादी उपागम है। दोस्तों, संरचनावादी उपागम में यह उपागम बच्चों को रटने से दूर भगाती है, रट्टू तोता नहीं बनाती है, बल्कि संरचनावादी उपागम में ज्ञान को भली प्रकार से समझना होता है, नवाचारों का समावेश होता है, उसे ही संरचनावादी उपागम कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है। जॉन डीवी के अनुसार क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं की सतत प्रभावित होने वाली धारा है, जिससे व्यवस्थित विषयों में कोई व्यवधान नहीं आता तथा जो बालक की रुचियों, अनुभूत व्यक्तित्व, आवश्यकताओं से उदित होती है। दोस्तों, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उसे कहते हैं जो बालक करके कुछ सीख सके। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण बताइए। उत्तर है यह बालक की मानसिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा पॉइंट है, छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति सकारात्मक भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न है, कार्य आधारित पाठ्यक्रम। उत्तर है कोठारी आयोग के अनुसार कार्य आधारित पाठ्यक्रम इस बात में विभिन्न विषयों, क्रियाओं तथा कार्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित तथा संगठित किया जाता है कि छात्र निर्धारित शैक्षिक साक्ष्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, अतः इसे कार्य आधारित पाठ्यक्रम कहा जाता है।
दूसरा पॉइंट है महात्मा गांधी भी अपनी बुनियादी शिक्षा कार्य आधारित पाठ्यक्रम पर ही आधारित थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालक के विकास हेतु अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। दोस्तों, जिस पाठ्यक्रम में अनुभवों का विशेष महत्व दिया जाता है उसे हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। नर महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम में समस्त मानव जाति के अनुभवों को शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के 2 गुण लिखिए। उत्तर है, इसमें पाठ्यक्रम आयोजन, शिक्षण तथा मूल्यांकन में सुविधा रहती है, जबकि विषय विहीन संरचना को समझ पाना कठिन होता है। दोस्तों, जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है इसमें आयोजन करना, शिक्षण करना व मूल्यांकन करने में सरलता होती है, जबकि जो विषय विहीन पाठ्यक्रम होता है इसमें कुछ भी समझ पाना कठिन होता है। दूसरा पॉइंट है, इसमें नवीन ज्ञान की खोज करने तथा तथ्यों को उपयोगी क्रम में व्यवस्थित करने में सुविधा होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की सीमाएं बताइए। उत्तर है, यह अपेक्षित व्यवहारगत उद्देश्यों को सीमित कर देता है। अगला पॉइंट है, इसमें अधिगम अनुभव का विस्तार क्षेत्र सीमित हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें किसी नवीन अंतर्वस्तु को समाविष्ट करना कठिन होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा दीजिए। बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैनली लिस्बन द्वारा प्रस्तावित मापदंड बताइए। उत्तर है, स्टैनली लिस्बन ने 2 मापदंड दिए हैं। यहाँ दोस्तों लिस्बन हो जाएगा। पहला है पर्यावरण समायोजन। पर्यावरण समायोजन के अंतर्गत कौशल, गृह सदस्यता, अवकाश, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास आता है। और व्यक्तिगत विकास में देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विकास में संस्कृति आती है, व्यवसाय आता है, सक्रिय नागरिकता आती है, सौंदर्य बोधात्मक विकास आता है, आध्यात्मिक विकास आता है, नैतिक विकास आता है। अगला प्रश्न है, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड बताइए। उत्तर है, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित मापदंड 2 हैं। मुख्य मापदंड देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत वैधता तथा महत्व आते हैं। गौण मापदंड में विद्यार्थियों को आवश्यकताओं एवं अभिरुचियों, उपयोगिता तथा अधिगम योग्यता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाठ्यक्रम पर शिक्षक के कार्य बताइए। उत्तर है, पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव 2 प्रमुख रूपों में कार्य करता है। पहला है वैयक्तिक रूप में और दूसरा है संगठित शक्ति के रूप में।